नमस्कार दोस्तों, वर्ड इज़ी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं प्रस्तावना से संबंधित कुछ ऐसे शब्दों का जिनके बारे में सभी को उसका मतलब नहीं पता है और उसका क्या मतलब होता है और प्रस्तावना में उनका क्या अर्थ है तथा भारतीय संविधान में और व्यक्ति के एक दैनिक जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ता है और हमारे देश का उन शब्दों से क्या रिश्ता है, क्या संबंध है। आइए हम उन शब्दों के बारे में जानते हैं। तो आज यहाँ पे हमने शब्द लिया है पहला संप्रभुता। तो आप जैसे शब्द देखेंगे संप्रभु, अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो देखते हैं कि संप्रभु, सम का मतलब होता है स्वयं, प्रभु का मतलब होता है जिसकी खुद पे स्वयं का अधिकार हो। तो संप्रभुता का मतलब यहाँ पे सीधा शाब्दिक अर्थ निकलता है कि जिसका स्वयं पे अधिकार है। तो संप्रभु शब्द का मतलब क्यों है, क्या मतलब है? संप्रभुता शब्द का लेने का तात्पर्य यहाँ पर इसलिए है कि भारत एक विशाल भौगोलिक, जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एक अभिव्यक्ति है। भारत एक देश है और भारत एक विशाल जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इतने सारे लोगों का बारे में एक निर्णय करना, फैसला लेना, ये भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो हम देखते हैं कि संप्रभुता शब्द का भारत के संबंध में किस तरीके से अर्थ निकल के आता है। अगर देखें, कोई भी व्यक्ति है तो वह अपने किसी भी कार्य के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है तथा वह अपने स्वयं के निर्णय लेने के लिए भी आत्मनिर्भर होता है। वह अपने अच्छे और बुरे के बारे में स्वयं जानता है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और वह अपने फैसले लेने के लिए हमेशा स्वतंत्र है। तो इसी प्रकार से अगर भारत के संबंध में देखें तो भारत भी एक ऐसी अभिव्यक्ति के हिसाब से कार्य करता है कि वह अपने फैसले लेने के लिए तथा अपने बारे में सोचने के लिए उसे क्या करना है, चाहे वो किसी भी प्रकार का निर्णय हो, उसके लिए वह स्वतंत्र है। और किसी भी निर्णय को लेने के लिए वह अन्य किसी देश के लिए, देश पर निर्भर नहीं है कि कोई देश उसके लिए निर्णय लेगा। आज़ादी से पहले क्या होता था कि जब स्वतंत्रता नहीं थी तो भारत के जितने भी फैसले होते थे, चाहे वो अंदरूनी फैसले हों या फिर बाह्य फैसले हों, वो कौन लेता था? ब्रिटेन की संसद लिया करती थी। लेकिन भारत की आज़ादी के बाद अब निर्णय कौन लेगा? अब भारत स्वयं लेगा अपने निर्णय। तो उसके लिए ये संप्रभुता शब्द एक इस तरीके से मतलब निकलता है। इसका शाब्दिक अर्थ इस तरीके से है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमेन है। डोमेन का तात्पर्य ये है कि यह किसी अन्य देश का एक हिस्सा नहीं है, ये स्वयं में एक स्वयं की एक अभिव्यक्ति है कि स्वयं अपने आप में ये एक अपना स्वतंत्र है कि यह भारत नाम से जाना जाता है और ना ही किसी का डोमेन है, ना ही किसी का अधिकार में है। ये स्वयं का अधिकार इस पे खुद पे है, स्वयं खुद देखता है अपने निर्णयों का। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति है जिसका खुद स्वयं का अधिकार अपने ऊपर उसका खुद का है, ना कि किसी का, इसी प्रकार से भारत के लिए इस शब्द का ये अर्थ निकलता है। इसके ऊपर कोई और शक्ति नहीं है, यह अपने मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। दोस्तों, याद होगा जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार की थी। ब्रिटेन जब सभी उपनिवेशों को स्वतंत्रता दे रहा था तो उसने ये कोशिश की कि एक प्रकार से उसे पूरे विश्व में ये संदेश ना जाए कि सभी उपनिवेशों को उसे मजबूरी में छोड़ना पड़ा, ये उसकी मजबूरी थी। उसने ऐसा करने के लिए, उसने इस छवि को मिटाने के लिए उसने अपनी उदारता वाली छवि रखी और उसने एक राष्ट्रमंडल नाम की सदस्यता को जारी किया। उसने क्या रखा कि उसने और इसके बारे में क्या कहा कि हम सभी उपनिवेशों को उनकी इच्छा अनुसार स्वतंत्र कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वह उपनिवेश हमसे स्वतंत्र होने के पश्चात भी हमसे जुड़े रहें। इसलिए उसने राष्ट्रमंडल की इस तरीके से व्यवस्था कायम की। लेकिन भारत ने जब राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार की तो कई सारे सदस्यों को, भारत के लोगों को लगा कि क्या भारत पुनः ब्रिटेन की सदस्यता, राष्ट्रमंडल सदस्यता को स्वीकार करके पुनः अपनी संप्रभुता को खो देगा। तात्पर्य कहने का मतलब ये है कि क्या फिर से उसमें भारत के, ब्रिटेन के नियम भारत में लागू होंगे? ऐसा नहीं है। भारत का राष्ट्रमंडल के साथ किया गया जो समझौता था एक ऐच्छिक समझौता था और ऐसे समझौते में भारत कभी भी उसकी सदस्यता को छोड़ सकता है। और राष्ट्रमंडल में
ब्रिटेन के निर्णय जो भी होंगे वो राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों पर लागू नहीं होते हैं, ये स्वयं ऐच्छिक होते हैं। बस इनके बीच में एक तरीके से इकोनॉमिकल और सांस्कृतिक, आर्थिक और गेम्स वगैरह से संबंधित कार्य वगैरह होते हैं, जो एक तरीके से राष्ट्रमंडल देशों के सदस्य उसमें हिस्सा लेते हैं। एक तरीके से आप ऐसा एक ग्रुप समझ सकते हैं कि जैसे 4 लोगों ने एक ग्रुप बना लिया दोस्तों का, और वे सभी अब सभी अपने अपने में स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर कोई काम करना चाहते हैं तो मिल कर के कर सकते हैं। और अगर संप्रभुता का तात्पर्य शब्द में देखें कि भारत संप्रभु राज्य है, तो इस प्रकार से वह अगर मान लीजिए कि किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण करता है, जिस प्रकार से आपको याद होगा कि बांग्लादेश के साथ में जब उसकी कुछ क्षेत्र जो हैं वो भारत की सीमा में पड़ रहे थे और भारत के कुछ क्षेत्र थे बांग्लादेश की सीमा में पड़ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि भारत ने अपने कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को, ऐसे क्षेत्र बांग्लादेश के अधिकार में कर दिए जो उनकी सीमा के नज़दीक थे, और इसके बदले में भारत को वह क्षेत्र मिले जो भारत के क्षेत्र में थे। तो ऐसा करने का अधिकार उस देश को हो सकता है जो अपने आप में संप्रभुता रखता हो। तात्पर्य कहने का मतलब है कि किसी भी विदेशी सीमा का अधिग्रहण करना या फिर उसके पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर दावा छोड़ना, ये एक संप्रभु राज्य कर सकता है। चूँकि भारत संप्रभु है, इसलिए उसने बांग्लादेश के साथ ऐसा निर्णय लिया। तो संप्रभुता का सीधा सीधा तात्पर्य जिस्ट एक निकलता है। मैं फाइनल अंतिम लाइन में ये बताने की कोशिश करता हूँ कि संप्रभुता का जिस्ट क्या है। तो संप्रभुता का जिस्ट ये है कि आप स्वयं को देखें और अपने ऊपर इस शब्द को लागू करने की कोशिश करें कि आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हैं, अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। आपके फैसले कौन लेता है? एक उम्र बाद। और आप कोई भी काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई पड़ोसी के फैसले, कोई या बाहरी व्यक्ति का फैसला आप पे लागू नहीं होता है। तो इसको कहते हैं संप्रभुता। यही संप्रभुता भारत पे भी लागू होती है। अगले वीडियो में हम अन्य शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।